वेलकम टू एजलेसनेस। मिडिल ईस्ट में जो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए 7 अक्टूबर को 1 साल पूरे हो गए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इजराइल पर एक अटैक किया था। इस अटैक के 1 साल पूरे होने के अगले ही दिन, अभी थोड़ी देर पहले इजराइल मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को बेरूत में स्ट्राइक के दौरान मार गिराया है। इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुहेल हुसैनी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये सुहेल हुसैनी हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर का कमांडर था। इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए अपने फाइटर जेट्स का यूज किया, जिसके थ्रू उन्होंने बेरूत के पास एक प्रिसाइज हेयर स्ट्राइक की। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ढेर सारे बम मारे गए इधर उधर, बिल्कुल प्रिसाइज इंटेलिजेंस का यूज करके और प्रिसाइज एयर स्ट्राइक की गई। ये जो एयर स्ट्राइक थी, ये कोई इंडिपेंडेंट एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक सीरीज का हिस्सा थी जिसमें वो टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं हिजबुल्लाह के जो भी टॉप लीडरशिप है उनकी। इसके पहले भी उन्होंने कई लीडर्स को, कई कमांडर्स को मारा है और उसी का ये पार्ट थी ये भी। जैसा कि ये आपको पता है कि ये सुहेल हुसैनी ये हिजबुल्लाह का कमांडर था, लेकिन अभी तक इस एयर स्ट्राइक पर या इस एलिमिनेशन पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर हम बात करें सुहेल हुसैनी की, तो ये जो सुहेल हुसैनी था, ये हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है बेरूत में, आपको पता है कि ये जो हिजबुल्लाह संगठन है, इसका हेडक्वार्टर बेरूत में है, उस हेडक्वार्टर का कमांडर था। यानी कि ये बहुत ही की पोजीशन पर था। हिजबुल्लाह जो संगठन है, वो इसके जो भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे या जो भी वो वॉर करता था, उसके लिए जो प्लानिंग होती थी, उसके लिए लॉजिस्टिक्स और बजटिंग का जो काम था, वो सुहेल हुसैनी किया करता था। यानी कि कैसे बजट लाया जाएगा, कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स कैसे इधर से उधर करना है, ये सारा कुछ सुहेल हुसैनी ही मैनेज करता था। ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, ये बेसिकली लेबनान के जो सदर्न पार्ट है लेबनान का, वहाँ पर बेस्ड है और ये इजराइल पर लगातार हमले करता रहा है। और आपको याद होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जब इसने इजराइल पर हमला किया, तो इजराइल ने काउंटर किया और इनका जो हेड था हसन नसरल्ला, उसे मार गिराया। उसी के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किए थे। आपको पता ही होगा कि जब अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने जब इजराइल पर अटैक किया और उसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए, और वो हमले एयर के थ्रू भी थे, एयर स्ट्राइक के थ्रू भी थे, साथ ही साथ ज़मीनी सेना भी लेबनान, सदर्न लेबनान में घुसी और हिजबुल्लाह पर अटैक की। तो उसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ और उसने 180 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर मार दी। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह पर अटैक किया था, तो उसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। इसी के बाद ईरान बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने बहुत ढेर सारी मिसाइलें इजराइल पर छोड़ दी, जिससे ये ईरान और इजराइल सीधा आमने सामने आ गए। यानी कि एक संगठन है जिस पर जब इजराइल ने हमला किया, तो उस पर ईरान उसका रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब है कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जरूर है। हिजबुल्लाह को ईरान पूरी तरह से बैक करता है, और ये जो बैकिंग है, ये सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं है, वो वेपन्स भी देता है हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी मात्रा में। यही जो वेपन ईरान से हिजबुल्लाह को दिए जाते हैं, इसको ट्रांसफर, इसका जो ट्रांसफर होता है, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी सुहेल हुसैनी का था। इसका साथ ही साथ वो जो वेपन्स हिजबुल्लाह को मिले हैं, वो वेपन्स हिजबुल्लाह कहाँ कहाँ कितने भेजेगा अपनी अलग अलग यूनिट्स में, अपने अलग अलग ग्रुप्स में, ये डिसाइड करने का काम और इसको भी हैंडल करने का काम सुहेल हुसैनी का ही था। ये जो हिजबुल्लाह संगठन है, इसकी जो अपनी मिलिट्री विंग है, उसकी एक जो सीनियर लीडरशिप होती है, उसे बोलते हैं जिहाद काउंसिल। ये सुहेल हुसैनी उस जिहाद काउंसिल का भी मेंबर था। यानी कि ये जो सुहेल हुसैनी था, ये हिजबुल्लाह की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का भी एक पार्ट था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो हिजबुल्लाह संगठन है, ये अपने वेपन सिर्फ इधर उधर से खरीदता है या पाता है, उसे मिलता है अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं है। इसकी अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी है, जिसका ये काम है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे और रिसर्च करे कि जो भी प्रेसिशन गाइड मिसाइल्स हैं, उनको लेकर। तो ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट थी, इसको भी सुहेल हुसैनी देखता था, और साथ ही साथ जो ये इनके पास वेपन्स हैं, चाहे वो खुद के बनाए हों या कहीं से उन्हें मिला हो, उन वेपन्स को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, ये सब भी सुहेल हुसैनी ही देखता था। यानी कि ये जो हसन नसरल्लाह है, ये बहुत ही की पोजीशन पे था। वो बेरूत में जो हेडक्वार्टर है, उसका हेड तो था ही, साथ ही साथ वो लॉजिस्टिक्स देखता था, बजट देखता था, और वेपन्स जो
कहीं से आ रहे थे उनको देखता था, उन वेपन्स का ट्रांसफर कैसे होगा ये देखता था। वो मिलिट्री लीडरशिप जो विंग था जिहाद काउंसिल उसका हेड था। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यूनिट थी उसको भी देखता था और स्टोरिंग वेपन्स भी देखता था। या इस तरह से सुहेल हुसैनी एक बहुत ही की पोजीशन पर था और हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में जो भी स्ट्राइक्स की हैं उसमें हिजबुल्लाह के बहुत से ढेर सारे कमांडर्स मारे गए हैं, टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। इसमें उनका जो ओवरऑल लीडर था हसन नसरल्लाह वो भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ ये कहा है कि उन्होंने अपने जो भी टॉप लीडर्स मारे गए हैं उनको दूसरे कमांडर्स के साथ रिप्लेस कर दिया है और वो इजराइल पर लगातार अपने हमले रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स के थ्रू करते रहेंगे जब तक कि गाजा स्ट्रिप में सीज फायर नहीं हो जाता, जहां पर उनका जो अलाई है हमास वो इजराइल से पिछले 1 साल से वॉर कर रहा है। इस वक्त इजराइल 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, जहां पर वो गाजा में हमास के अगेंस्ट लड़ रहा है, वहीं लेबनान में, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ रहा है। वहीं ईरान ने अब से हफ्ते भर पहले 180 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर मारकर एक तीसरा फ्रंट ओपन करने की कोशिश की। आज से लगभग 1 साल पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। तभी से ये वॉर लगातार चल रही है। उस हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए थे और जिसमें से ज़्यादातर सिविलियंस थे और लगभग 250 लोग ऐसे थे जिनको वो वहाँ से भगा ले गए थे। आज भी 100 से ज़्यादा ऐसे सिविलियंस हैं जो हमास के कब्जे में हैं और वो इस वक्त इजराइल में हैं, इस वक्त गाजा में हैं। माना जाता है कि उसमें से 1/3 ऐसे हैं जो इस वक्त मारे जा चुके हैं। ये जो अटैक किया गया था 1 साल पहले हमास की तरफ से इजराइल पर, ये बहुत ही प्लान्ड अटैक था और इसे आप इजराइल की इंटेलिजेंस फेल्योर भी मान सकते हैं। तो आज ये जो हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर सुहेल हुसैनी मारा गया है, इसके बाद ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हिजबुल्लाह इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। साथ ही साथ ईरान अब क्या करता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। इस पिछले 1 साल में पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये देखा गया है कि जब भी एक पक्ष ने सामने वाले का एक बड़ा डैमेज किया है तो सामने वाला उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर हमला किया है। चाहे वो इजराइल हो, जब इजराइल पर जब भी बड़े हमले किए गए हैं तो इजराइल ने बहुत ही भीषण हमले किए हैं, काउंटर किया है। या फिर जब इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के लीडर को मारा था तो ईरान ने उसका काउंटर किया था। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डैमेज है हिजबुल्लाह के लिए, तो क्या इसका जवाब हिजबुल्लाह देता है या इसका जवाब ईरान देता है या फिर इजराइल ही हिजबुल्लाह पर पूरी तरह से डोमिनेट कर जाता है। अब हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इसके पहले स्टेटमेंट आया था, जब भी कोई कमांडर मारा गया था उन्होंने कहा था कि उनकी जो भी टॉप कमांडर्स जो भी मारे गए हैं उनको उन्होंने दूसरे कमांडर से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन इस किलिंग के बाद से जो अभी सुहेल हुसैनी मारा गया है उसके बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि ये जो सुहेल हुसैनी ये कई भूमिकाओं में था। एक तो ये हेडक्वार्टर का हेड था, तो चलो उसको रिप्लेस करना आसान है, वहां पर तो कोई दूसरा कमांडर बैठाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो इसके दूसरे रोल थे वहां पर क्या उनके पास इतने एलिजिबल लोग हैं जो ये काम कर सकें? क्योंकि इसके अलावा जो सुहेल हुसैनी के बाकी के जो रोल थे उसमें एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका लॉजिस्टिक्स और बजट को मैनेज करना हो या फिर मोस्ट क्रिटिकल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसकी जो भूमिका रही हो। उसके अलावा जो ईरान से जो भी वेपन्स आते थे उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके हिजबुल्लाह तक पहुंचाया जाए, साथ ही साथ हिजबुल्लाह के अंदर उसका किस तरीके से कहाँ कितना वेपन्स भेजना है, अलग अलग ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसमें उसका रोल हो, या फिर जिहाद काउंसिल में उसका जो रोल हो। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका था रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में, जहाँ पर जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें उसका रोल हो, जिस तरीके से वो देख रेख करता था। उसके अलावा इन वेपन्स की स्टोरिंग हो, किन कंडीशंस में इनको रखना है, कहाँ रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हों। हिजबुल्लाह के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा सुहेल हुसैनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना, क्योंकि सुहेल हुसैनी एक साथ अलग अलग भूमिकाओं में लगा हुआ था और कई रोल एक साथ कर रहा था। अब देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हिजबुल्लाह क्या और ज़्यादा एग्रेसिव होकर इजराइल पर आता है या अब वो थोड़ा पीछे हटता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी एक्शन देखना होगा, क्या अब वो क्या करता है, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह संगठन है इसको ईरान बैक करता है। आपने इसके पहले भी देखा था, जब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया था तो उसके बाद ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक इजराइल पर किए थे। तो क्या इस बार वो फिर ऐसा करता है? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब अभी हफ्ते भर पहले ईरान ने
इजराइल पर अटैक किया था, तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनका जो ऑपरेशन था वो कंक्लूड हो गया है, अब ये ऑपरेशन आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है, यानी कि बॉल इजराइल के खेमे में डाल दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इजराइल इस पर आगे और कार्रवाई करता है तो हम इससे भी भीषण हमले करेंगे इजराइल के ऊपर। अब चूंकि इजराइल ने सुहेल हुसैनी को मार दिया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इसका रिस्पॉन्ड कैसे करता है। और अगर ईरान पिछली बार की तरह इजराइल पर फिर अटैक करता है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल क्या करता है, क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था तो इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर अटैक्स अपने और ज़्यादा तेज कर दिए थे। तो इस बार ये देखना होगा कि क्या अगर ईरान अटैक करता है इजराइल पर, तो क्या इजराइल सिर्फ लेबनान में ही अपने अभियान जारी रखता है या सीधा इजराइल से कन्फ्रंटेशन वो करता है। इस तरीके से आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल हो सकते हैं और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एस्केलेशन की तरफ जा सकता है। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।